हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक ऐसी फीमेल के बर्थ चार्ट के बारे में जिसकी 2 शादियां हुई थी, लेकिन दोनों शादियां ही टिकी नहीं। ठीक है। और ये सारा ये मान के चलिए 21-22 साल की उम्र में उसकी पहली शादी हुई और 27-28 साल की उम्र में उसकी दूसरी शादी हुई। ठीक है। लेकिन वो दोनों शादियां टिकी नहीं, संतान इनकी है नहीं, अकेली रहती हैं और अकेली भी किराए के मकान में रहती है। ठीक है। तो ऐसे क्या योग थे कि 2 शादियां होकर भी वो अकेली रही, डाइवोर्स हुआ। ठीक है। और अब भी वो अकेली रह रही हैं। तो इन्होंने मेरे से एक कंसल्टेशन करना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि ये एक सिंगल वुमेन है, मतलब अकेली है, तो अपना खर्चा मुश्किल से चला पा रही हैं, इन्होंने बताया। तो कंसल्टेशन के लिए फ़ीस इनके पास नहीं थी, तो मैंने आपको बता रखा है कि फ्री केस स्टडी मैं आपकी करूँगा। जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है, वो आप मेरे से पूछोगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा ताकि लोगों को भी समझ आए। ठीक है। और वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, लेकिन आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी आपका शेयर नहीं किया जाएगा, केवल कुंडली शेयर की जाएगी। ठीक है। और उस वीडियो के थ्रू आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं, कोई भी टिकी नहीं, अकेली मैं रह रही हूँ, प्राइवेट जॉब करती हूँ। ठीक है। मुश्किल से अपना गुजारा चला रही हूँ, तो क्या मेरी तीसरी शादी होगी, और होगी तो क्या वो टिकेगी। ठीक है। तो ये इनका मेन क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी फ्री कंसल्टेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी बर्थ डिटेल और अपनी जो भी आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा और अगर आपके पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं है तो मैं आपकी फ्री कंसल्टेशन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए फिर वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर ज़रूर डालूंगा, उसी के थ्रू आपको आपका आंसर मिलेगा। ठीक है। हाँ, आपका नाम, बर्थ डिटेल कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा, केवल चार्ट और आपका क्वेश्चन शेयर किया जाएगा। तो अब देखिए, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो 2 शादियां थी वो टिकी क्यों नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है कि जो ज्योतिष है वो चलती है योग पर, कॉम्बिनेशंस पर। सिंगल प्लेनेट, सिंगल हाउस आपको कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं डाल सकता, आपको मेजर रिजल्ट नहीं दे सकता। योग देखने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से योग हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए, स्टार्ट करेंगे हम ऑब्वियसली 7th हाउस से, उसके बाद मल्टीपल हाउस, मल्टीपल चीजें हम देखेंगे। ये देखिए, 7th लॉर्ड जुपिटर, मीन राशि है। 7th लॉर्ड जुपिटर कहां पर गया है? 11th हाउस में, कर्क राशि में एग्जोल्टेड है, लेकिन साथ में कौन बैठा है? केतु बैठा है। और डिग्री देखिए, जुपिटर की डिग्री 13 डिग्री है, 13 डिग्री है, और केतु की डिग्री 10 डिग्री है। यानी बहुत क्लोजली कंजंक्ट है ये। ठीक है, बहुत क्लोजली, जो कि प्रॉब्लमेटिक है अपने आप में। पहली चीज, जुपिटर केतु के साथ, और वो 7th लॉर्ड है। ठीक है। दूसरी चीज, जो कर्क राशि में वो एग्जोल्टेड तो है, लेकिन ये एग्जोल्टेशन ही इस सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लेनेट उच्च का है या नीच का, वो ये डिसाइड नहीं हो जाता कि उच्च का है तो बहुत अच्छा है या नीच का है तो बहुत बुरा है। योग क्या बनाया, उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी चलती है। आपको नीच का प्लेनेट भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है और उच्च के प्लेनेट भी आपको बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है, जो कि इस फीमेल के साथ हुआ। यहां पर एग्जोल्टेड जुपिटर है, लेकिन इस एग्जोल्टेड जुपिटर ने ही सारी परेशानी खड़ी की। ठीक है। देखिए, 7th लॉर्ड 11th हाउस में जुपिटर केतु के साथ, और कर्क राशि में, जल राशि में, जो कि फ्लक्चुएशन की राशि है। 7th लॉर्ड अगर आपका जल राशि में है तो सरफेस लेवल पर प्रॉब्लमेटिक है। हाउएवर, अगर यहां पर केतु नहीं होता तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चूंकि केतु है तो उसने आग में घी डालने का काम किया यहां पर। उसके बाद
जुपिटर तो यहां पर एग्जॉल्टेड है, लेकिन जुपिटर जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी देखिए कहां पर है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होकर बैठा है, वृश्चिक राशि में नीच का होकर बैठा है। ये उच्चता भंग करने वाला योग हो जाता है, ठीक है, उच्चता भंग करने वाला योग हो जाता है ये आपका प्लेनेट, और साथ में केतु वो भी उच्चता भंग करने वाला योग होता है। आपका प्लेनेट किस राशि में बैठा है, उसका स्वामी कैसी सिचुएशन में है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। और देखिए यहां पर जो ये जुपिटर आया ना केतु के साथ, ये केवल 7th लॉर्ड नहीं है, ये 4th लॉर्ड भी है। 4th लॉर्ड हमारी शांति का, हमारे पारिवारिक जीवन का, हमारे घर का होता है, ठीक है। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड 11th हाउस में केतु के साथ, इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 4th लॉर्ड, 4th हाउस भी बुरी तरीके से एफ्लिक्शन में है, सबसे ज्यादा एफ्लिक्टेड इनका 4th हाउस है। घर बार नहीं बसता जिसका 4th हाउस एफ्लिक्शन में होता है। शादी के लिए 4th हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 4th हाउस 7th से 10th पड़ता है, शादी का कर्म है 4th हाउस, ठीक है। 4th हाउस में एक तो शनि बैठ गया, तो यहां पर जो जुपिटर है वो प्योर जुपिटर नहीं है, वो शनि की एनर्जी लेकर जा रहा है, शनि की एनर्जी है यहां पर जुपिटर के पास, यानी 7th लॉर्ड शनि और केतु दोनों के प्रभाव में है, ठीक है। डिस्पोजिटर थ्योरी बोलते हैं इसको। यहां पर ये जुपिटर प्योर जुपिटर नहीं है, इसके पास शनि की एनर्जी है। तो 4th लॉर्ड खुद से 8th में चला गया, जुपिटर जो है खुद से 8th में है, ठीक है। तो यहां पर 4th हाउस बुरी तरीके से एफ्लिक्शन में है, शनि एक तो बैठ गया और 4th लॉर्ड खुद से 8th हाउस में चला गया। अगर यहां पर जुपिटर खुद से 8th में नहीं जाता तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। शनि भी आपको 4th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, आपको गाड़ी बंगला मकान सुख दे सकता है, लेकिन 4th लॉर्ड पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी। यहां पर 4th लॉर्ड एक तो खुद से 8th हाउस में गया, यहां से अगर काउंट करेंगे आपको पता होगा, ठीक है, 11th हाउस में गया है, तो खुद से 8th में गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और वहां पर उसको केतु मिला है, जुपिटर और केतु दोनों पुष्य नक्षत्र में, सेम नक्षत्र में है, और डिग्री के लिए भी केवल 3 डिग्री का डिफरेंस है, बहुत क्लोजली कंजंक्ट है, ठीक है। और देखिए यहां पर जो मार्स है ना, मंगल, ये 8वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा है, यानी 4th हाउस जितने तरीकों से एफ्लिक्टेड हो सकता था उतने तरीकों से एफ्लिक्टेड है। मेन मेलेफिक 4 हैं, शनि राहु केतु और मंगल। शनि राहु केतु और मंगल चारों का संबंध 4th हाउस से बन रहा है। राहु का भी संबंध मैं अभी बताऊंगा कैसे। पहले देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि जहां पर भी पड़ती है वहां पर लिविंग सिग्निफिकेंस को कुछ ना कुछ हार्म करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। मंगल की 8वीं दृष्टि 4th हाउस पर, ठीक है। और ये जो शनि आया है ना यहां पर 4th हाउस में, ये भी प्योर शनि नहीं है, ये राहु की एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है। ये राहु की क्योंकि मकर राशि में कैप्रिकॉर्न साइन में राहु बैठा है, तो ये शनि के पास राहु की एनर्जी है। डिस्पोजिटर थ्योरी अभी मैंने 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया, मकर राशि और कुंभ राशि में जो भी प्लेनेट बैठेगा उसका इन्फ्लुएंस शनि पर पड़ेगा, वो चाहे कहीं पर भी हो। तो ये शनि राहु की एनर्जी लेकर आ रहा है। तो ये जो जुपिटर है, डबल डिस्पोजिटर थ्योरी से इस जुपिटर के पास राहु और शनि दोनों की एनर्जी है, और केतु के साथ बैठा है। खुद 4th लॉर्ड खुद से 8th में गया है, 7th लॉर्ड खुद से 5th में गया है, ठीक है। केवल एक कॉम्बिनेशन है जो थोड़ा सा अच्छा है, खुद से 5th हाउस में गया, बस इतना सा अच्छा कॉम्बिनेशन, अदरवाइज बुरी तरीके से एफ्लिक्शन में है। 4th हाउस 7th हाउस, 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड, ठीक है। अब और देखिए जो शादी का कारक होता है, जो शादी का कारक होता है वो होता है वीनस, ठीक है। लेकिन वीनस यहां पर नीच अभिलाषी है, तो नीचाभिलाषी
क्या होता है, नीचाभिलाषी भी ये कंसेप्ट होता है कि जो प्लेनेट जिस राशि में नीच का होता है, अगर वो प्लेनेट उस राशि से पिछले हाउस में बैठे, जैसे शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, वो सिंह राशि में बैठे, तो वीनस सिंह राशि का उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली शादी के लिए। ठीक है, तो लग्नेश होकर वीनस 12th हाउस में गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वहां पर जाकर नीच अभिलाषी हो गया, दूसरी प्रॉब्लम। शनि जो सूर्य है 1st हाउस में तो बैठा है, लेकिन सूर्य भी नीच अभिलाषी है, सूर्य भी नीच अभिलाषी है। कब ये नीच अभिलाषी भंग भी योग, जो योग है ये भी भंग होता है, कब होता है, जैसे यहां पर जो एक्सोल्टेड प्लेनेट है या इसका जो मालिक है मरकरी बुध, अगर ये यहां पर बैठ जाता ना और फिर वीनस यहां पर आता, तो वो नीच अभिलाषी होकर भी अच्छे रिजल्ट देता। सिमिलरली अगर ये सूर्य नीच अभिलाषी है, कन्या राशि का है, ठीक है, अगर यहां पर वीनस बैठता, ठीक है, तो ये उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन यहां पर हुआ क्या, एक तो लग्नेश खुद से 12th हाउस में चला गया, ठीक है, वहां पर वो नीच अभिलाषी हो गया, लगन में जो प्लेनेट बैठा वो भी नीच अभिलाषी है। यानी लगन और लग्नेश आपको ये बताते हैं कि आपको जिंदगी में किस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ेगा, क्या आपकी जो बॉडी है कभी खुशी महसूस कर पाएगी, क्या एक बहुत बड़े पद तक आप पहुंच पाओगे, तो उसका पता चलता है आपके लगन लॉर्ड और लग्नेश से। तो यहां पर लगन लॉर्ड लग्नेश भी बुरी तरीके से एफ्लिक्शन में है, 4th हाउस 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड भी बुरी तरीके से एफ्लिक्शन में है। और 4th हाउस तो आपका सबसे ज्यादा सेंसिटिव हाउस होता है पूरे चार्ट में, ठीक है। तो इस वजह से इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, इसीलिए इनकी 2 शादियां हुई। अब इनके क्वेश्चन पर आते हैं, क्या इनको तीसरी शादी करनी चाहिए। अब देखिए D1 में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, चांसेस ये हैं तीसरी शादी होगी वो भी प्रॉब्लम में जाएगी। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए मैंने इनका D9 भी चेक किया, क्योंकि जब D1 में कुछ उम्मीद नहीं दिखती ना, तो D9 आपको चेक कर लेना चाहिए वहां पर कैसी सिचुएशन है। तो D9 अगर हम इनका चेक करें, ये देखिए आप यहां पर देख सकते हो, ये नवांश है, D9 है। ये अब तक हम लगन कुंडली D1 कुंडली जो है वो हम चेक कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए इनका जो D9 है नवांश कुंडली है, ये देखिए अब यहां पर भी चीजें यानी बद से बदतर है। ठीक है, यहां पर भी हद से ज्यादा प्रॉब्लम है नवांश में। क्यों मैंने ये बोला, 2 चीज, एक तो वही 4th हाउस फिर से एफ्लिक्शन में, बुरी तरीके से एफ्लिक्शन में। ठीक है, केतु बैठा 4th हाउस में और साइन देखिए तुला राशि में, कालपुरुष कुंडली की तुला राशि में। और अब वीनस कहीं पर भी जाएगा ना, केतु की एनर्जी लेकर जाएगा, और मेष राशि में बैठ गया राहु, मंगल कहीं पर भी जाएगा राहु की एनर्जी लेकर जाएगा। मंगल हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। हस्बैंड और वाइफ के पास राहु केतु की एनर्जी अपने आप में हो गई, यानी एक दूसरे के एंटी तो वो हो चुके हैं। प्लेसमेंट और देख लेते हैं, एक दूसरे से 2-12 में नहीं होने चाहिए और एक दूसरे से 6-8 में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर कुछ उम्मीद बनेगी 3rd मैरिज की। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर बहुत बड़ी है, क्या, मंगल 11th हाउस में बैठा, वीनस शुक्र 6th हाउस में बैठा, एक दूसरे से 6-8 में बैठ गए, शत्रु और मृत्यु। 6-8 षडाष्टक योग इसको हम बोलते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन ये बनाती है, यानी इस लेडी की जिंदगी में शादी का सुख नहीं है। ठीक है, यहां से अगर आप काउंट करोगे ना, तो जो वीनस है वो 8th हाउस में है मंगल से, और मंगल 6th हाउस में है वीनस से। अगर आप वीनस से काउंटिंग शुरू करोगे ना, ये अगर आप यहां से
काउंटिंग शुरू करोगे तो ये 6th में, यानी मार्स और वीनस एक दूसरे से 6-8 का संबंध बनाकर बैठे हैं। और जो लिब्रा और एरीज एक्सिस है उसमें राहु केतु है, ये भी बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तीसरी शादी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कहीं ना कहीं आपको अकेला जीवन बिताने की सलाह दी जाती है, और ओबियसली घर से दूर तो जाओगे ही। फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन में, सेकंड हाउस 12th हाउस, सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, लगन लॉर्ड 12th हाउस में है, घर का सुख नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर एक्सोल्टेड केतु के साथ है, आपको धार्मिक स्पिरिचुअल बनाएगा, अपने आप बन जाओगे जब इंसान अकेला रहता है। ठीक है, तो अपने आप ही बन जाता है ये सब। ठीक है, माइंडसेट स्ट्रांग है क्योंकि अकेले रहकर भी कमा रही है, खा रही है, इसीलिए क्योंकि जुपिटर एक्सोल्टेड है, ऑप्टिमिस्टिक नेचर है। ठीक है, कहीं ना कहीं माइंडसेट स्ट्रांग है। ठीक है, अदरवाइज इतनी परेशानी सहन करने के बाद इंसान वैसे ही हिम्मत नहीं कर पाता। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो या कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।